मैं दास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 5वां यूनिट जिसका नाम है सतह रसायन। और इसमें हम इससे पहले बहुत सारे जो क्या है टॉपिक है वो इससे पहले वाला जो क्लास है उसमें हम लोग क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। चलिए आज हम जो है आगे का जो टॉपिक है जिसमें दिया है सक्रियता एवं वर्णनात्मकता, ये हमको देखना है। सक्रियता और वर्णनात्मकता, कोई भी जो क्या होता है उत्प्रेरक होता है वह या उनकी जो क्रियाशीलता होता है वो किसी भी अभिक्रिया के लिए बहुत ही क्या होता है, जरूरी होता है। मतलब कोई भी अभिक्रिया को संचालित करना है तो उसके लिए उत्प्रेरक की आपका एक क्रियाशीलता बहुत ही ज़रूरी होता है। और कोई भी उत्प्रेरक या जो एंजाइम होता है उनकी बोल सकते हैं वर्णनात्मकता या सक्रियता जो होता है वह उत्प्रेरक की आकृति होता है, जो संरचना होता है उस पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि किसी भी उत्प्रेरक की जो संरचना है या उसकी आकृति है ये भी क्या करता है, उसकी क्या बोल सकते हैं सक्रियता को या वर्णनात्मकता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर हम इन्हीं दोनों के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सक्रियता क्या है, वर्णनात्मकता क्या होती है। और वैसे तो अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक जो है देखा जाए तो बहुत सारे उत्प्रेरक क्या होती है, पाई जाती है। तो इसमें हम कुछ लिखते हैं और फिर हमारा मेन तो टॉपिक है सक्रियता और वर्णनात्मकता, ये हम देखते हैं। तो किसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की क्रियाशीलता क्या होता है, विशिष्ट होता है। तो किसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का क्रियाशीलता क्या होता है, विशिष्ट होता है। उत्प्रेरक या एंजाइम की सक्रियता या वर्णनात्मकता है ना। उत्प्रेरक की है ना, बोल सकते हैं संरचना अथवा आकृति पर निर्भर करता है, आकृति पर निर्भर करता है। उत्प्रेरक विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया, खैर ये सब पूछता नहीं है, हम लोग ऐसे ही लिखे हैं कि किसी भी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है वो बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा जरूरी होता है। और उत्प्रेरक या जो भी एंजाइम है उनकी सक्रियता या वर्णनात्मकता की अगर बात करें तो वो जो है वर्णनात्मकता या सक्रियता जो भी उत्प्रेरक है, जो भी एंजाइम है उनकी संरचना पर, उसके आकृति पर क्या करती है, निर्भर करती है। और उत्प्रेरक कई प्रकार के हो सकती हैं। वो आपका धातु ऑक्साइड हो सकती हैं, धातु क्या हो सकती है हमारी, ऑक्साइड हो सकती हैं, कोई धातु हो सकती हैं, है ना। तो कुछ भी हो सकती है आपकी उत्प्रेरक कुछ भी हो सकती है। तो ये तो इसका सामान्य परिचय हो गया। मेन तो हमको इसमें क्या पढ़ना है, हमको सक्रियता क्या होता है और वर्णनात्मकता क्या होता है ये हमको देखना है ना। पहले हम लोग को किसको देखना है, सक्रियता के बारे में, और दूसरा हमको देखना है वर्णनात्मकता के बारे में। वर्णनात्मकता क्या होता है ये हमको ज़्यादा क्या करना है, फोकस करना है। कभी कभार क्वेश्चन कर देता है सक्रियता क्या होता है, वर्णनात्मकता क्या होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं किसके पास, सक्रियता के बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग वर्णनात्मकता के पास, ठीक है। तो आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं और वो है हमारा पहला सक्रियता। सक्रियता क्या होता है, तो किसी भी उत्प्रेरक के लिए या किसी भी उत्प्रेरक का रासायनिक अभिक्रिया की जो क्या है, गति है, उस गति को तीव्रता
प्रदान करने की जो क्षमता होता है वही क्या कहलाता है, उस उत्प्रेरक की सक्रियता कहलाता है। मतलब कोई भी जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक अगर क्या करता है, किसी भी अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, तो उनकी यह जो क्षमता है वो क्या कहलाता है आपका, उसकी सक्रियता कहलाता है या उत्प्रेरक की सक्रियता कहलाता है। तो किसी भी उत्प्रेरक के लिए है ना, रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करना, तीव्र करने की जो क्षमता है वही उसकी क्या कहलाती है, आपकी सक्रियता कहलाती है, जिसको इस प्रकार से क्या की जा सकती है, आपकी लिखी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है। तो थोड़ा सा हम लोग उसी को लिख देते हैं। सक्रियता क्या होती है भाई, सक्रियता क्या होती है, तो किसी उत्प्रेरक की या किसी उत्प्रेरक का, है ना, किसी उत्प्रेरक के लिए लिख देते हैं, किसी उत्प्रेरक के लिए रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र करने की क्षमता, तीव्र करने की क्षमता को उस उत्प्रेरक का, है ना, उस उत्प्रेरक का या जो भी एंजाइम है उसका, उस उत्प्रेरक का क्या कहते हैं, सक्रियता कहते हैं, सक्रियता कहते हैं। तो इस तरीक़ा से सक्रियता को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किसी उत्प्रेरक के लिए रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करने, तीव्र करने की क्षमता उसकी क्या कहलाती है, या उस उत्प्रेरक की क्या कहलाती है, सक्रियता कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्या है, उत्प्रेरक है और वो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है, तीव्र कर देता है, बढ़ा देता है, तो वह उनकी क्षमता क्या कहलाती है, आपकी सक्रियता कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम उदाहरण क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उदाहरण ये है कि यहाँ पर दिया है आपका H2 प्लस क्या दिया है, O2। अगर इन दोनों को आपस में हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो इन दोनों से मिलकर पानी बनने में काफ़ी क्या लगता है, आपका समय लगता है, या पानी बनने में बहुत क्या होता है, टाइम लगता है। किनको किनको मिलाते हैं, तो भाई ऑक्सीजन और हमारा हाइड्रोजन है, जब उन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो प्रोडक्ट मुख्यतः पानी बनता है, और इस पानी को बनने में काफ़ी टाइम लगता है या नहीं बन पाता है। लेकिन जैसे ही इसमें हम क्या करते हैं, उत्प्रेरक क्या करते हैं, मिला देते हैं या उत्प्रेरक डाल देते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, जैसे हम इसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक डालें तो वैसे ही क्या करता है, O2 और H2 मिल करके तुरंत क्या बना लेता है, पानी बना लेता है। तो यहाँ पर जो प्लेटिनम है वह प्लेटिनम क्या कर रहा है, अभिक्रिया की दर को क्या कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है। अतः उस बढ़ाने की जो क्षमता होता है प्लेटिनम में, इस अभिक्रिया को जो बढ़ाने की जो क्या है, तीव्रता को या इसकी दर को बढ़ाने की जो क्षमता है किसमें, प्लेटिनम में, वही उनकी क्या कहलाती है, आपकी सक्रियता कहलाती है, या वो सक्रियता कहलाती है। तो इस तरीक़े से यहाँ पर क्या की जा सकती है, सक्रियता को यहाँ पर इतना ही बताई जा सकती है। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि सक्रियता क्या हो रहा है, तो आप बता सकते हैं कि किसी बोल सकते हैं उत्प्रेरक के लिए किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र करने की जो भी क्षमता होती है, या कोई भी क्या होता है, उत्प्रेरक होती है, उस उत्प्रेरक का किसी अभिक्रिया को बढ़ाने की क्षमता, तीव्र करने की जो क्षमता होती है, वही उनकी क्या कहलाती है, आपकी सक्रियता कहलाती है। ऐसा नहीं कि जो लिखा है उसी को लिखना है भैया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। आप समझ रहे हैं कि कोई भी उत्प्रेरक के लिए, है ना, या कोई भी उत्प्रेरक द्वारा किसी भी जब अभिक्रिया की दर को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, या कोई उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करती है, तो वह उनकी क्या कहलाती है, सक्रियता कहलाती है। जैसे H2 और O2 होती है, ये अगर सामान्य अवस्था में मिलाई जाती है तो वहाँ से H2 का बनना थोड़ा सा मुश्किल होती है ना। लेकिन जैसे ही इसमें प्लेटिनम मिलाई जाती है, तत्काल क्या होती है, दोनों आपस में क्रिया करके तुरंत पानी बना लेती है। तो चूँकि ये सब काम प्लेटिनम के द्वारा होती है, इसलिए उनकी जो क्षमता होती है वही आपकी सक्रियता कहलाती है। चाहेंगे तो आप इसको थ्योरी के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सक्रियता की बात, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं चयनात्मक, या इसी को बोलते हैं वर्णनात्मक। दोनों को हम लोग दोनों नाम से जानते हैं, चयनात्मक क्या होता है या वर्णनात्मक क्या होता है। तो ये क्या होता है, ये भी हम बोल सकते हैं कोई भी उत्प्रेरक के लिए, है ना, या किसी भी उत्प्रेरक का जो बोल सकते हैं चयनात्मक या वर्णनात्मक, है ना, किसी भी उत्प्रेरक के लिए चयनात्मक या वर्णनात्मक
वह क्षमता होती है जिस क्षमता के कारण उत्प्रेरक क्या करती है, अभिक्रिया के दौरान एक नई उत्पाद क्या कर सकती है, बना सकती है। और उस नई उत्पाद बनाने के लिए उत्प्रेरक द्वारा उस अभिक्रिया की दिशा को क्या करनी पड़ती है, थोड़ा सा चेंज करनी पड़ती है, बदलनी पड़ती है। तो यहाँ पर किसी भी उत्प्रेरक के लिए रासायनिक अभिक्रिया है ना के फलस्वरूप नए उत्पाद या नए उत्पाद बनाने की जो क्षमता होती है वह उत्प्रेरक के द्वारा उस अभिक्रिया की गति को जो है क्या करके चेंज करने के बाद बनती है। तो वो जो क्षमता है वो उसकी क्या कहलाती है, चयनात्मक या वर्णनात्मक कहलाती है। तो यहाँ पर उसको क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है कि किसी उत्प्रेरक द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया है ना, किसी उत्प्रेरक द्वारा या किसी भी उत्प्रेरक द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया से नए उत्पाद बनाने के लिए तो किसी उत्प्रेरक द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया से नए उत्पाद बनाने के लिए उत्प्रेरक द्वारा रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को बदलने की क्षमता को उस उत्प्रेरक की वर्णनात्मकता क्षमता बोलते हैं, वर्णनात्मकता है ना कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम वर्णनात्मकता को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वर्णनात्मकता या चयनात्मक क्या होता है। तो किसी उत्प्रेरक द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया से नए उत्पाद बनाने के लिए उत्प्रेरक द्वारा रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को बदलने की जो क्या होती है, क्षमता होती है, वह क्षमता उसकी क्या कहलाती है, आपकी वर्णनात्मकता या चयनात्मकता कहलाती है। भाई नया आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट बनाना है तो अभिक्रिया की दिशा बदलना पड़ेगा, तब जा कर के क्या हो सकती है, हमको नया प्रोडक्ट बन सकती है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें तो यहाँ पर उदाहरण तो बहुत सारा क्या की जा सकती है, ली जा सकती है। जैसे पहला उदाहरण दिया है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, और दिया है आपका H2। अब ये अगर कार्य कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है तो यहाँ से आपको HCHO यहाँ पर क्या बनती है भाई, हमारा HCHO, जिसको हम फार्मेल्डिहाइड बोलते हैं, फार्मेल्डिहाइड कहा जाता है, इसका निर्माण होती है। कौन कौन मिलती है हमारे यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है ये हमारा क्या होती है, पहले वाला को बोलते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, CO को सब के सब जानते हैं, और H2 को हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यदि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या की जाती है, क्रिया कराई जाती है, तो उस स्थिति में हमारा उत्पाद फार्मेल्डिहाइड बनती है। अगर यही सेम अभिक्रिया किसी दूसरे उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराए, जैसे CO प्लस हमारा क्या होती है यहाँ H2, अगर ये अभिक्रिया निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाए तो उस स्थिति में क्या होती है, ये आपका बनाती है CH4 और साथ में बनाती है H2O। CH4 को क्या बोलते हैं हम लोग भाई, मेथेन बोलते हैं, और H2 को तो आप जानते हैं पानी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अगर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है तो यही अभिक्रिया क्या होती है, हमारी प्रोडक्ट के रूप में हमको मेथेन प्राप्त होती है ना, और पानी प्राप्त होती है। और अगर यही सेम अभिक्रिया अगर जो है कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है तो वो हमको फार्मेल्डिहाइड प्राप्त होती है। तो इस उत्प्रेरक के द्वारा अभिक्रिया की दिशा को चेंज करके देखो, यहाँ पर अलग प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पर अलग प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब नया प्रोडक्ट बन रहा है। तो इनकी ये जो क्षमता है वही उनकी क्या कहलाती है, आपकी चयनात्मक या वर्णनात्मक कहलाती है। तो इस तरीक़ा से
चयनात्मक या वर्णनात्मक तो क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है कि किसी भी उत्प्रेरक के लिए जो भी रासायनिक अभिक्रिया की जो क्या होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो बने उत्पाद है उन उत्पाद के लिए, है ना, या बनने वाले उत्पाद बनाने के लिए, नए उत्पाद बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरक के द्वारा जब क्या कर दी जाती है, उनकी दिशा को बदल दी जाती है, तो वही उसकी क्या कहलाती है, आपकी उत्प्रेरक क्षमता कहलाती है। जैसे यहाँ पर कॉपर था तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा था, निकिल हो गया तो ये मीथेन क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। और भी आप चाहेंगे तो उदाहरण क्या कर सकते हैं, इसमें ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं उदाहरण एक और ले लूँ तो ये 3rd नंबर है, और इसमें अगर मैं ले लेता हूँ CH3 ऐसा तो इसका नाम एसिटिलीन है, एथाइन भी बोलते हैं, लेकिन सामान्य भाषा में इसको एसिटिलीन भी कहा जाता है। अब इस एसिटिलीन का जब क्या किया जाता है, अब चयन कराया जाता है, और अगर यहाँ पर अलग अलग उत्प्रेरक लिया जाता है, मान लो पहले में उत्प्रेरक लिया जाता है प्लेटिनम का, तो इस स्थिति में क्या बनता है, ये CH3 और CH3 मतलब बनता है एथेन। ये क्या बनता है हमारा, एथेन। लेकिन जैसे ही इसमें क्या करती है दूसरा उत्प्रेरक, जैसे PD पैलेडियम और बेरियम सल्फाइड, है ना, बेरियम सल्फेट, इनको एक साथ बोलते हैं लिंडलार उत्प्रेरक। कभी कभी एक क्वेश्चन तो यही पूछ देता है, तो इनको एक साथ क्या बोलते हैं भाई, लिंडलार उत्प्रेरक, लिंडलार उत्प्रेरक कहा जाता है। तो ये लिंडलार उत्प्रेरक होता है, और इनकी उपस्थिति में जब होती है तो ये आपका CH2 डबल बॉन्ड क्या होती है, CH2 बनती है, मतलब यहाँ से एथीन का क्या होती है, आपकी निर्माण होती है। तो इस तरीक़ा से देखो, यहाँ पर प्लेटिनम था तो एथेन बन रहा था, लिंडलार उत्प्रेरक आ गया तो ये एथीन बन जाती है। तो इसके वजह से इनकी वो क्षमता है जो अभिक्रिया की दिशा को क्या करती है, बदल देती है, और बदल देने से प्रोडक्ट हमको नया रूप में क्या होती है, प्राप्त होती है। तो यही आपका उत्प्रेरक की चयनात्मक या वर्णनात्मकता के नाम से जानी जाती है या समझी जाती है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि वर्णनात्मकता किसे कहते हैं, तो किसी उत्प्रेरक द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया से नए उत्पाद बनाने के लिए उत्प्रेरक द्वारा रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को बदलने की जो भी क्षमता होती है, वही उस जो है आपका उत्प्रेरक की वर्णनात्मकता कहलाती है। और इस प्रकार से कुछ उदाहरण क्या की जा सकती है, आपको दी जा सकती है। तो ये हो गया आपका सक्रियता, और दूसरा क्या हो गया आपका वर्णनात्मकता। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक तो फिलहाल ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, आगे हमारा दिया है जियोलाइट का आकृति वर्णनात्मकता उत्प्रेरण। ठीक है, तो जियोलाइट का आकृति वर्णनात्मक हमको क्या देखना है, उत्प्रेरण हमको भी देखना है, क्या है कैसा है उसको देखना है। वैसे कोई भी उत्प्रेरक की जो उत्प्रेरकीय अभिक्रिया होती है, उस उत्प्रेरकीय अभिक्रिया में बोल सकते हैं उस उत्प्रेरक की संरचना, उसके अलावा अभिकारक या उत्पाद की जो आकार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होती है, आपकी योगदान रखती है, योगदान दी जाती है। और इसी कारण इसे आकृति वर्णनात्मकता के नाम से जानी जाती है। और जियोलाइट एक ऐसी हमारी क्या होती है, एक बोल सकते हैं उत्प्रेरक होती है जिसमें एक विशिष्ट सरंध्र संरचना पाई जाती है, और इसके कारण ही जियोलाइट को आकृति वर्णनात्मकता के अंतर्गत रखी जाती है। और जियोलाइट की अगर हम बात करें तो जियोलाइट का जो आकृति होती है वो मधुमक्खी की जो क्या होती है, जो छत्ते होती है उस छत्ते के समान होती है, और इसमें असंख्य छिद्र क्या होती हैं, पाई जाती हैं। तो इस तरीक़े से जियोलाइट के बारे में क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। और अगर जियोलाइट की अगर सामान्य सूत्र की बात करें तो जियोलाइट क्या होती है हमारी, सोडियम की, एल्युमिनियम की क्या होती है, हमारा सिलिकेट होती है, और जिसमें कुछ अणु पानी का भी क्या होती है, पाई जाती है। तो यही आपका जियोलाइट का एक सामान्य परिचय के रूप में दी जाती है। और इसका उपयोग आपका एल्कोहल के निर्जलीकरण में बोल सकते हैं, या बहु जो आणविक जो भी पदार्थ है या बहुआण्विक जो हाइड्रोकार्बन है उनके परिशोधन में इनका प्रयोग किया जाता है। तो जियोलाइट का आकृति वर्णनात्मकता, जैसे मैं आपको बताया कि कोई भी क्या होता है, उत्प्रेरक की जो उत्प्रेरकीय अभिक्रिया होता है वह उत्प्रेरक की संरचना और अभिकारक या उत्पाद के आकार आकृति पर क्या करती है, निर्भर करती है। और इसी कारण इसे आकृति वर्णनात्मकता के नाम से जानी जाती है। तो इसी को हम लोग को अभी क्या करना है, अभी लिखना है, किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरकीय
अभिक्रिया, उत्प्रेरकी अभिक्रिया, उत्प्रेरक है ना की संरचना और अथवा उत्प्रेरक की क्या कर देते हैं यहाँ पर संरचना अथवा अभिकारक और उत्पाद की आकृति पर निर्भर करती है इसे ही है ना आकृति वर्णनात्मक कही जाती है। तो किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरकीय अभिक्रिया उत्प्रेरक की संरचना अथवा अभिकारक अथवा उत्पाद की आकृति पर निर्भर करती है ना। इससे ही इस कारण इसे आकृति वर्णनात्मकता कहते हैं, यह कही जाती है। आकृति वर्णनात्मकता कही जाती है ना। जियोलाइट में है ना विशिष्ट संरंध्रयुक्त संरचना पाई जाती है। जियोलाइट में विशिष्ट संरंध्र है ना युक्त संरचना होती है। इस कारण यह आकृति वर्णनात्मकता के लिए एक अच्छा उदाहरण है। तो जियोलाइट में विशिष्ट संरंध्रयुक्त संरचना होती है, इस कारण यह आकृति वर्णनात्मकता के अच्छा उदाहरण होती है ना। जियोलाइट की संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है जिसमें है ना संरंध्रयुक्त संरचना होती है, जिसमें क्या होती है छोटे छोटे छिद्र पाई जाती हैं, जिसमें छोटे छोटे है ना संरंध्र या छोटे छोटे छिद्रियाँ होती है। छोटे छोटे क्या होती है हमारी छिद्र होती हैं। जियोलाइट की सामान्य सूत्र सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट होती है और इसका उपयोग हाइड्रोकार्बन के हम लोग बोल सकते हैं है ना निर्जलीकरण में या उसके जो है शोधन में प्रयोग की जाती है। इसमें लिख सकते हैं जियोलाइट का उपयोग है ना अल्कोहल और है ना हाइड्रोकार्बन के शोधन में की जाती है। तो इस प्रकार से जियोलाइट के बारे में कुछ क्या की जा सकती है भाई लिखी जा सकती है कि कोई भी उत्प्रेरक के उत्प्रेरकीय अभिक्रिया के लिए उस उत्प्रेरक की संरचना
है ना। उसके अलावा अभिकारा के उत्पाद की जो क्या होती है आकृति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, या उनकी आकृति पर भी अभिक्रिया निर्भर करती है। इस कारण से आकृति वर्णनात्मक कही जाती है। अगर हम जियोलाइट की बात करें तो जियोलाइट जो होती है उसमें विशिष्ट सरंध्र युक्त संरचना होती है, इस कारण इसे आकृति वर्णनात्मकता के लिए एक अच्छा उदाहरण मानी जाती है। जियोलाइट की जो संरचना है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, जिसमें छोटे छोटे छिद्रियाँ होती है। और जियोलाइट की सामान्य सूत्र Na2 Al2 Si2 OH XH2 होती है, और इसका उपयोग अल्कोहल या हाइड्रोकार्बन के शोधन में की जाती है। तो इस तरीक़े से जियोलाइट के बारे में थोड़ा सा सामान्य जानकारी क्या की जा सकती है जो है पढ़ी जा सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वर्णनात्मक उत्प्रेरण के बारे में। चलिए अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आगे है हमारा एंजाइम उत्प्रेरण। हमको क्या देखना है? एंजाइम उत्प्रेरण देखना है। मतलब कुल मिला के हमको एंजाइम के बारे में क्या करना है? पढ़ना है कि एंजाइम होता क्या है, ये देखेंगे। उत्प्रेरण आप पहले क्या कर चुके हो? पढ़ चुके हो, वो भी हम लोग देखेंगे। जब एंजाइम उत्प्रेरक के जैसा किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक के जैसा व्यवहार करे तो एंजाइम उत्प्रेरण कहलाती है। सबसे पहले हमको जानना है एंजाइम क्या होती है। भाई क्या जानना है हमको? एंजाइम। एंजाइम होती क्या है ये हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है एंजाइम। तो एंजाइम क्या होती है? एंजाइम एक बोल सकते हैं उच्च आणविक द्रव्यमान वाले और नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक हमारा यौगिक होती है, और ये आपका जीव जंतु और पेड़ पौधों से क्या होती है? प्राप्त होती है। और विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक क्रियाओं को या विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को क्या करती है? ये जो है संचालित करती है, और इस कारण इसे जैव उत्प्रेरक के भी नाम से जानी जाती है। तो उसी को हमको यहाँ पर लिखना है कि एंजाइम एक है ना, आप बोल सकते हैं उच्च आणविक द्रव्यमान वाले, उच्च आणविक द्रव्यमान वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होती है। जटिल क्या होती है भाई? हमारी कार्बनिक यौगिक होती है, जो जीव जंतु और पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, जो जीवित कोशिकाओं से प्राप्त होती है। लिख देता हूँ, जो जीवित कोशिकाओं से प्राप्त होती है, कोशिकाओं से प्राप्त होती है एंजाइम कहलाती हैं। एंजाइम कहलाती हैं। एंजाइम कई प्रकार के जैव रासायनिक अभिक्रिया को क्या करती है भैया? उत्प्रेरित करती है। इस कारण इसे जैव उत्प्रेरक के नाम से भी जानी जाती है। क्या की जाती है? जानी जाती है। तो एंजाइम क्या होती है? कि उच्च आणविक द्रव्यमान वाले, मतलब जिसका आणविक द्रव्यमान क्या हो? ज़्यादा हो, ऐसा एक नाइट्रोजन युक्त क्या होती है? कार्बनिक यौगिक होती है, और ये आपको जीवित कोशिकाओं से प्राप्त होती है, वही एंजाइम कहलाती है। एंजाइम वैसे तो बहुत सारे अभिक्रिया को संचालित करती है, उसके अलावा ये जैव रासायनिक क्रिया को भी संचालित करती है, और इस कारण से इसे जैव उत्प्रेरक के नाम से जानी जाती है ना। यदि एंजाइम किसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक के भांति क्या करती है? व्यवहार करती है, तो यह प्रक्रिया जैव उत्प्रेरण के नाम से जानी जाती है। यदि एंजाइम किसी अभिक्रिया उत्प्रेरक
की जैसा व्यवहार करती है तो इस प्रक्रिया को एंजाइम उत्प्रेरण के नाम से जानी जाती है। एंजाइम उत्प्रेरण कही जाती है या कहते हैं। तो यदि किसी अभिक्रिया के लिए एंजाइम किसके जैसा व्यवहार करे भाई, उत्प्रेरक के जैसा अगर व्यवहार करे तो उस स्थिति में जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी एंजाइम उत्प्रेरण कहलाती है। तो ये हो गया आपका एंजाइम से रिलेटेड कुछ बातें। आप बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं भाई इसको, एंजाइम क्या होता है, तो आप कहीं से भी लिख सकते हैं, वहाँ से अच्छा लगता है तो वहाँ से, यहाँ से लगता है तो यहाँ से। तो एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम एक उच्च अणुभार वाले क्या होती है हमारी, एक नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होती है। कार्बनिक यौगिक मतलब जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं भाई। आजकल लैब में भी बना रहे हैं, ऐसे बात नहीं है, ठीक है, उसके हम चर्चा कार्बनिक यौगिक में पढ़ेंगे। तो एंजाइम क्या होती है, उच्च आणविक द्रव्यमान, मतलब जिसका अणुभार क्या होती है, ज़्यादा होती है, और एक ऐसी होती है नाइट्रोजन युक्त होती है और ना जटिल कार्बनिक यौगिक होती है, और ये जीवित कोशिकाओं से प्राप्त होती है। क्या कहलाती है, एंजाइम कहलाती है। एंजाइम कई प्रकार के जैव रासायनिक अभिक्रिया को भी उत्प्रेरित करती है, इस कारण से इसे जैव उत्प्रेरक के नाम से जानी जाती है। और यदि एंजाइम किसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक के जैसा व्यवहार करती है तो उसकी यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी एंजाइम उत्प्रेरण के नाम से जानी जाती है। थ्योरी है भाई, आपको भी थोड़ा सा इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर सभी जो एंजाइम होती है, सभी जो हमारी क्या होती है एंजाइम होती है, वो सब के सब क्या होती है, प्रोटीन होती हैं। क्या होती है हमारी, प्रोटीन होती हैं भाई। सभी एंजाइम क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं। तो यहाँ पर और पॉइंट लिख सकते हैं, सभी एंजाइम क्या होती है आपकी, प्रोटीन होती है, प्रोटीन होती हैं। तो सभी एंजाइम क्या होती है आपकी, प्रोटीन होती हैं। लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये तो हो गया आपका एंजाइम से रिलेटेड कुछ बातें। यहाँ पर कुछ उदाहरण भी आपके बुक में दिया गया है, आप उसको क्या कर सकते हैं, उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। तो कुछ उदाहरण जैसे दिया है, जैसे शुगर दिया है C12H22O11, ये शुगर का फार्मूला है। शर्करा भी बोलते हैं, शुगर भी बोलते हैं। जब इसका हम क्या करते हैं, जल अपघटन कराते हैं तो ये क्या करता है कि इन्वर्टेज एंजाइम होता है हमारा, कौन सा एंजाइम भाई, इन्वर्टेज एंजाइम। ये क्या करता है, ये पानी की उपस्थिति में शुगर को ये दो भागों में तोड़ देता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है। बैलेंस है, 12 कार्बन इधर है, 12 कार्बन उधर है। यहाँ पर 22 और 2 24 हाइड्रोजन इधर है, तो 12 और 12 24 हाइड्रोजन इधर भी है, और इधर 12 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इधर भी 12 ऑक्सीजन है। एक को इसको बोलते हैं ग्लूकोज, एक को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ग्लूकोज। ये हम लोग बोल देते हैं ग्लूकोज, है ना, और इसको बोलते हैं फ्रक्टोज। दोनों का फार्मूला क्या होता है हमारा, सेम होता है। अंतर एक आपका लेसन है ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स की क्या अंतर है, कि हम दोनों का फार्मूला एक पढ़ते हैं पर नाम अलग अलग होता है। तो इसका अगर ग्लूकोज में बात करें तो ग्लूकोज में हमारा क्या होता है, हमारा एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट रहता है, और फ्रक्टोज में बात करें तो इसमें कीटोन समूह रहता है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही जान लो, ये दोनों अलग अलग होता है। तो ये हो गया हमारा पहला अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को आगे आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं C6H12O6, और अगर इसमें हम एक एंजाइम होता है जाइमेज एंजाइम, अगर जाइमेज एंजाइम की बात करें तो ये जो हमारा ग्लूकोज होता है ना, C6H12O6, इसको क्या करता है, अगर जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में इसको क्रिया कराएं तो इसको C2H5OH और 2CO2 हमारा ऊपर वाला है एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बनाता है 2C2H5OH प्लस 2CO2। तो अगर यहाँ पर हम ग्लूकोज की ही बात करें तो ये जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज का अगर जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया कराएं तो ये हमको एथिल
अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड दे जाता है। तो ये कुछ हमारे एंजाइम उत्प्रेरण अभिक्रिया है जो यहाँ पर क्या किया गया है, आपको बताया गया है। तो ये हमारा बात हो गया किसका भाई, एंजाइम का थ्योरी है। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एंजाइम क्या होता है। तो एंजाइम एक उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है जो जीवित कोशिकाओं से प्राप्त होता है, एंजाइम कहलाता है। एंजाइम बहुत सारे अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, उसके अलावा जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है ना। हमारे बॉडी में कई जैव रासायनिक क्रिया होता है, उनको भी उत्प्रेरित करता है, इस कारण से इसे जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। और चूँकि बहुत सारे अभिक्रिया में उत्प्रेरक के जैसा व्यवहार करता है, इस कारण इसे जो है या इस प्रक्रिया को एंजाइम उत्प्रेरण के नाम से जाना जाता है। और सभी एंजाइम क्या होते हैं, आपके प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और ये उसके कुछ क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो इस तरीक़े से एंजाइम को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, बता सकते हैं। अब थोड़ा सा एंजाइम की क्या करते हैं, विशेषता को पढ़ते हैं। ये यहाँ पर एंजाइम की क्या दिया है, हमारा विशेषता दिया है। ये वही विशेषता है जितना विशेषता आप इससे पहले उत्प्रेरक की विशेषता में पढ़े थे, वही विशेषता यहाँ पर भी दिया गया है, वही उनका क्या है, हमारी विशेषता है, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको बताया कि एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन्स हैं। तो एंजाइम जो है क्या होते हैं, आपके प्रोटीन होते हैं। कहाँ से उत्पन्न होते हैं भाई, जीवित कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के जो अभिक्रिया होते हैं वह वैसे ही उत्प्रेरित करते हैं जैसे उत्प्रेरक करते हैं। मतलब एंजाइम क्या करते हैं, आपका कोई भी अभिकारक को बहुत कम समय में क्या कर देते हैं, उत्पाद में उसको परिवर्तित कर देते हैं। तो फिलहाल आप लिख देना, पहला तो ये है कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, ये जीवित कोशिकाओं से क्या होते हैं, आपके प्राप्त होते हैं। दूसरा, ये सामान्यतः जैव रासायनिक क्रियाओं को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। अभी तो मैं आपको बताया कि ये जैव रासायनिक क्रियाओं को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। सेकेंड हो गया, अगर हम इसमें बात करें तो हमारी जो एंजाइम होता है वो एक प्रकार से देखे जाए तो वो हमारा विषमांगी उत्प्रेरण के अंतर्गत इसको रखा जाता है। किसको भाई, हमारा एंजाइम जो होता है, ये जो एंजाइम होता है, एंजाइम उत्प्रेरण, इसको विषमांगी उत्प्रेरण के अंतर्गत क्या किया जाता है, आपका रखा जाता है। चौथा पॉइंट, पहले जैसा कि जो जिस प्रकार से उत्प्रेरक विशेष ताप पर क्या करता है, कार्य करता है, वैसे ही हमारा एंजाइम भी क्या करता है, एक विशेष ताप पर ही क्या करता है, आपका ज़्यादा क्रियाशील होता है, ज़्यादा वो कार्य कर सकता है। और ये ताप दिया गया है 298 से 210, लगभग 25 से कितना डिग्री, 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है, जिस पर एंजाइम क्या होता है, आपका ज़्यादा सक्रिय होता है। तो यही चीज़ हम पहले भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। और भी दिया है, एंजाइम में उपस्थित अप्रोटनी भाग को सह एंजाइम कहते हैं। हाँ, यहाँ पर ये देखने लायक है, एंजाइम में उपस्थित अप्रोटनी भाग, मतलब एंजाइम तो हम जान गए कि एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है, लेकिन एंजाइम में कुछ अन्य भाग भी होता है जो प्रोटीन नहीं होता है। तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका सह एंजाइम के नाम से जाना जाता है। और ये जो सह एंजाइम होता है ना, ये पदार्थ या ये सह एंजाइम किसी भी पदार्थ की क्रियाशीलता को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि एंजाइम में उपस्थित जो अप्रोटनी भाग है, जो प्रोटीन नहीं होता है, वो आपका सह एंजाइम कहलाता है। और आगे है यहाँ पर, एंजाइम उत्प्रेरक जो होता है ये ऊष्मा या पराबैंगनी किरणों द्वारा नष्ट हो जाते हैं। मतलब ज़्यादा ताप अगर क्या होता है, आपका एंजाइम में पड़ता है ना, जैसे अनुकूल ताप होता है ना भाई, उस ताप से ज़्यादा या उस ताप से कम हो जाए या पराबैंगनी किरणें के संपर्क में आ जाए तो हमारा एंजाइम क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्योंकि वो एक जीवित कोशिका से प्राप्त होने वाले पदार्थ है और ये अब क्या होता है, पराबैंगनी किरणें की उपस्थिति में नष्ट हो जाता है। एक चीज़ और दिया गया है कि एंजाइम जो होता है, उससे एंजाइम की बहुत कम मात्रा जो होता है, वो कम मात्रा ही क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया के लिए क्या होता है, आपका काफ़ी होता है। हम उत्प्रेरक में भी यही पढ़े थे कि उत्प्रेरक की बहुत कम मात्रा किसी भी अभिक्रिया को क्या कर सकता है, उत्प्रेरित कर सकता है। तो वैसे ही कोई भी एंजाइम की बहुत कम मात्रा है ना, क्या होता है, हमारा किसी भी अभिक्रिया को क्या कर सकता है, उत्प्रेरित कर सकता है, उसको वो आपको क्या कर सकता है, उत्प्रेरित कर सकता है। ये भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सातवां पॉइंट की अगर बात करें तो सातवां पॉइंट में क्या होता है, प्रत्येक एंजाइम की अपनी एक विशिष्ट क्या होता है, गुण होता है। मतलब ये भी आपके उत्प्रेरक से रिलेटेड है ना। उत्प्रेरक जैसे पढ़े थे कि एक प्रकार का उत्प्रेरक केवल
एक ही प्रकार के अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है, वैसा ही एंजाइम में भी होता है कि एक प्रकार का एंजाइम जो होता है वो केवल एक ही प्रकार के क्या बोल सकते हैं अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है। अलग अलग एंजाइम अलग अलग प्रकार के अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ही एंजाइम और सभी प्रकार के अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता है ना। हर अभिक्रिया के लिए अलग अलग क्या होती है आपकी जो है उत्प्रेरक या एंजाइम पाई जाती है, और अलग अलग एंजाइम अलग अलग प्रकार के अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। जैसे इससे पहले हम लोग देखे शुगर वाला को इन्वर्टेज एंजाइम क्या कर रहा था, संचालित कर रहा था। एल्कोहल बनने को आपका जाइमेज एंजाइम कर रहा था। तो हर एंजाइम की अपनी एक विशिष्टता होती है, और उसकी विशिष्टता का मतलब होती है कि वो जो है एक विशिष्ट प्रकार की अभिक्रिया को ही संचालित करती है। तो यहाँ पर ये सब उनके गुण को क्या की जा सकती है भाई, लिखी जा सकती है। ठीक है, तो आप जैसे हम समझे हैं वैसे पढ़ाएं, वैसे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया एंजाइम की परिभाषा, उनके उदाहरण, और साथ में हो गया उसका गुण। अब हमको लास्ट इसमें देखना है, वो है आपका एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। ये आप बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं भाई, इसी को हमको थोड़ा सा देखना है, और जो है उसके बाद फिर आज का क्लास यहीं पर हम लोग क्या करना है भी ख़त्म करना है। ठीक है, तो एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि क्या होता है, तो सबसे पहले तो एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि विषमांगी उत्प्रेरण के अंतर्गत आता है। पहले मैं इसी को लिख देता हूँ, एंजाइम उत्प्रेरण है ना, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि है ना, विषमांगी उत्प्रेरण के अंतर्गत आता है। विषमांगी उत्प्रेरण के अंतर्गत आता है। तो हमारा क्या होता है, जो एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि की बात करें तो ये विषमांगी उत्प्रेरण के अंतर्गत आता है। और किसी भी क्या बोल सकते हैं उत्प्रेरण के लिए जो बोल सकते हैं एंजाइम की जो संरचना होता है, ये बहुत ही क्या होता है, विशिष्ट योगदान रखता है। तो एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि विषमांगी उत्प्रेरण के अंतर्गत आता है। और कोई भी अभिक्रिया है ना, कोई भी अभिक्रिया के लिए एंजाइम की संरचना का विशिष्ट योगदान होता है। विशिष्ट योगदान होता है किसी भी संरचना के लिए क्या होता है भाई, हमारा विशिष्ट योगदान होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें एंजाइम उत्प्रेरण के अनुसार अगर बात करें है ना, तो एंजाइम उत्प्रेरण के अनुसार अगर बात करें तो एंजाइम की जो पृष्ठ सतह होती है ना, एंजाइम की पृष्ठ सतह पर कुछ सक्रिय केंद्र क्या होती है, पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंजाइम उत्प्रेरण के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंजाइम उत्प्रेरण के अनुसार अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, तो लिख सकते हैं एंजाइम के पृष्ठ सतह पर एक विशिष्ट क्या होती है आपकी आकृति क्या पाई जाती है, होती है। तो एंजाइम के पृष्ठ सतह पर विशिष्ट आकृति पाई जाती है जिसमें है ना, जिसमें उस आकार के अभिकारक के कण आकर फिट हो जाती हैं जैसे ताले में चाबी फिट होती है, जैसे ताले में
चाबी फिट होती हैं। इस कारण इस उत्प्रेरण को ताला चाबी सिद्धांत के नाम से भी जानी जाती है। सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। तो ये हो गया हमारा कि कोई भी एंजाइम की जो क्रिया, अगर एंजाइम की क्रियाविधि देखें तो विषपांगी उत्प्रेरण के अंतर्गत आती है। कोई भी अभिक्रिया के लिए एंजाइम की संरचना क्या होती है, विशिष्ट योगदान होती है। एंजाइम उत्प्रेरण के अनुसार हम देखें तो एंजाइम की पृष्ठ सतह पर विशिष्ट एक आकृति पाई जाती है और उस आकृति पर उसी आकार के अभिकारक के कण आके क्या हो जाती है, फीड बैठ जाती हैं। जैसे ताले में चाबी फीड बैठती हैं, इस कारण ये उत्प्रेरण है वो ताला चाबी सिद्धांत के भी नाम से जानी जाती है। अगर इसका हम चित्र की बात करें तो इसकी चित्र कुछ इस टाइप का होती है भाई। ये हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ये हो गया हमारा आपका अभिकारक बोल सकते हैं, या इसको एंजाइम है। अभी ये एंजाइम की सतह पर देखो विशिष्ट संरचना दिख रहा है। अब इसमें क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका अभिकारक, ठीक है, जो उसमें क्या करेगा आपका इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या है, एंजाइम है, और ये हमारा क्या है, अभिकारक है, रिएक्टेंट है बोल सकते हैं हमारा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, आ गया आर। अब ये दोनों आपस में क्या करेगा, आपका फीड बैठेगा। तो ये कैसा बनेगा भाई हमारा, ये आपका इस प्रकार से हम देखें तो ये आपका हो गया। अब यहीं पर ये क्या होगा, इस प्रकार से जुड़ जाएगा, इस प्रकार से ये ऐसा करके। तो ये हमारा क्या हो गया आपका, लगभग ये इस प्रकार से जुड़ गया। अब जैसे ही क्या बनेगा, ये हमारा क्या होता है, ये अभिकारक होता है, ये एंजाइम होता है, आपस में क्रिया करके एक माध्यमिक यौगिक बनाता है। जैसे उत्पाद बनता है, एंजाइम क्या होता है आपका, अलग हो जाता है। तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा आपका, एंजाइम क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा। ये अलग हो गया एंजाइम, और ये हमारा क्या बन जाता है, प्रोडक्ट क्या हो जाता है आपका, इस प्रकार से बन जाता है। ये आपका प्रोडक्ट हो गया और ये आपका एंजाइम हो गया। तो इसमें क्या होता है, एंजाइम की सतह पर ये विशिष्ट प्रकार की क्या होती है, आकृतियाँ पाई जाती है, और इनकी आकृति ऐसे होती हैं कि उसी आकार के हमारे अभिकारक के कण इनकी आकृति पर आके क्या हो जाती हैं, फिर बैठ जाती है। एक माध्यमिक यौगिक का क्या करती है, निर्माण करती है। जैसे माध्यमिक यौगिक प्रोडक्ट में क्या होती है आपकी, कन्वर्ट होती है, एंजाइम उसको क्या कर जाती है, छोड़ जाती है, और इस तरीक़ा से कोई भी अभिक्रिया क्या हो जाती है, संचालित हो जाती है। तो ये हो गया आपका एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। तो इस तरीक़ा से ये एंजाइम की जो भी आपकी परिचर्चा है वो यहीं पर क्या होती है, समाप्त होती है। और इस तरीक़ा से हमारे जो सतह रसायन का जो हम 3 भागों में बांटे थे, आपका पहला अधिशोषण और दूसरा हमारा क्या था, ये क्या बोलते हैं आपका उत्प्रेरण था, ये दोनों यहीं पर समाप्त होती है। आने वाला जो क्लास है उसमें जो है नेक्स्ट जो 3rd नंबर के आपका जो टॉपिक था जिसका नाम था कोलाइडी विलयन, वो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन है ना वहीं से पूछा जाता है, कहाँ से, कोलाइडी विलयन को, जो कि थोड़ा सा बड़ा भी है, और अधिकतर क्वेश्चन बोर्ड क्लास में उन्हीं कोलाइडी विलयन में से ही पूछा जाता है। इधर से पूछने की संभावना बहुत ही कम होता है, ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आता है। तो वो हम आने वाले क्लास में क्या करने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं भाई, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आएगा भाई, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, और आने वाले वीडियो में फिर हम कोलाइडी विलयन के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं।